अंडमान, जिसका नाम मलय शब्द हंडुमान यानी भगवान हनुमान से जुड़ा है। मलय लोग जब इसे बोलते थे तो धीरे धीरे ये नाम हंडुमान से अंडमान बन गया, जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अंडमान आज इंडिया के मोस्ट लव्ड हनीमून डेस्टिनेशंस में से एक है। ये प्लेस अपनी टर्कोइस ब्लू बीचेस, रोमांटिक सनसेट, स्कूबा डाइविंग, यहाँ की वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री और पिक्चर परफेक्ट क्लिक्स के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट हर साल यहाँ विजिट करते हैं। मैं सोच के आया था कि अंडमान भी बस एक और बीच डेस्टिनेशन होगा, पर यहाँ आकर रियलाइज हुआ हर आइलैंड अपने अंदाज में काफ़ी यूनिक है। अंडमान एंड निकोबार ये सिर्फ 2 आइलैंड नहीं बल्कि पूरे 572 आइलैंड्स हैं। इनमें से सिर्फ 31 आइलैंड इनहेबिटेड है और सिर्फ 30 के आसपास ही टूरिस्ट के लिए ओपन है। अक्सर लोग कहते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स घूम कर आए, पर रियलिटी ये है जहां हम जाते हैं वो मोस्टली अंडमान ग्रुप के आइलैंड्स होते हैं, क्योंकि निकोबार आइलैंड्स तो आम टूरिस्ट के लिए ओपन ही नहीं होते और वहां जाने के लिए स्पेशल परमिट लगता है। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किसी फॉरेन कंट्री में हैं, पर एक्चुअली ये इंडिया का ही हिस्सा है, जो इंडिया के टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अंडमान की एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड, जिसमें हम बात करेंगे आप अंडमान कैसे पहुंच सकते हैं, आपको यहाँ आकर स्टे कहाँ करना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, और अंडमान का टोटल बजट कितना होगा और किस तरह हमने अंडमान को कुछ वापस दिया। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपके अंडमान रिलेटेड सब डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाए और आप अंडमान की एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंडमान कैसे पहुँचे। अंडमान बाय रोड नहीं, रेलवे नहीं, बल्कि सिर्फ बाय फ्लाइट या बाय शिप ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अंडमान एक आइलैंड है जो चारों तरफ समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। अंडमान का मेन एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो श्री विजयपुरम यानी अंडमान की कैपिटल में लोकेटेड है। आपको अंडमान की डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद से मिल जाएगी, जिसका ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे और कॉस्ट वन साइड 6 to 10,000 के बीच रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। बाय शिप बात करें तो चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से श्री विजयपुरम तक रेगुलर पैसेंजर शिप चलती है, जिसका कॉस्ट 3 से 8,000 रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैबिन टाइप। बट हार्डली ही कोई टूरिस्ट बाय शिप आता है, क्योंकि यहाँ पहुँचने में आपको 2.5 से 3 दिन लग जाएंगे। तो इन शॉर्ट अंडमान बाय फ्लाइट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब जानते हैं अंडमान आकर आपको अपना स्टे कहाँ करना चाहिए। अंडमान में आपको हर एक आइलैंड पर ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन हर लोकेशन के लिए होटल्स बुक करना और साइट सीइंग करना मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने ई ट्रिप्टो का 5 नाइट्स एंड 6 डेज का अंडमान ट्रैवल पैकेज लिया, जिसके मुझे देने पड़े 45,000 पर पर्सन। इस ट्रैवल पैकेज में मेरा एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, 3 स्टार होटल स्टे, साइट सीइंग के लिए कार, ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था। ई ट्रिप्टो एक हाईली रेटेड ट्रैवल एजेंसी है। And if you're looking for a travel package like Andaman for 6 nights and 7 days, do reach out to eTripto. बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं अंडमान घूमने का बेस्ट टाइम कब है, तो वो है नवंबर से तो मई तक का, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहता है। समुद्र का पानी क्रिस्टल क्लियर होता है और यही वो टाइम है जब आप यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सी वॉक का पूरा मज़ा ले सकते हैं। मैंने मेरी अंडमान की ट्रिप नवंबर के लास्ट वीक में प्लान करी। चलिए अब जानते हैं अंडमान विजिट करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स। अंडमान विजिट के लिए कोई पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ कैरी करना होता है। यहाँ आप फ़ोन पे और गूगल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिमोट आइलैंड्स पर बेस्ट रहेगा आप अपने साथ कैश कैरी करें।
श्रीविजयपुरम में मोबाइल नेटवर्क अच्छा है, वही बाकी के आइलैंड्स पर जियो और एयरटेल काम नहीं करता। तो बेस्ट रहेगा आप अपने साथ BSNL का कोई भी कार्ड लेके जाएं ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं अंडमान। डे 1 पर आप स्वराज द्वीप जा सकते हैं जो श्रीविजयपुरम से बाय सी 55 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अंडमान में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए आपको बाय फेरी जाना होता है। यहाँ प्राइवेट ऑपरेटेड फेरी चलती है जिसका कॉस्ट 1,500 से 2,000 के बीच रह सकता है। श्रीविजयपुरम से सुबह 7 बजे की फेरी लेके 1.5 से 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे स्वराज द्वीप। पहले इसे हैवलॉक आइलैंड कहा जाता था, लेकिन 2018 में इस आइलैंड का नाम हैवलॉक से बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। ये नाम इंडिया के फेमस फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। इस आइलैंड की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी में स्नोकलिंग, स्कूबा जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज, पीसफुल वाइब और अनटच्ड ब्यूटी देखने को मिलती है। तो डे 1 पर आप स्वराज द्वीप में सबसे पहले एलिफेंट बीच जा सकते हैं जो अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए काफ़ी फेमस है। एलिफेंट बीच तक पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट बोट के थ्रू जाना होता है। चार्जेस 1000 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। बीच पर पहुंचकर आपको काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। एलिफेंट बीच अपने नेचुरल ब्यूटी, वाटर एडवेंचर्स और क्लियर टर्कोइज पानी के लिए फेमस है। आप इस बीच पर जेट स्की, सी वॉक, स्नोकलिंग, पैरासेलिंग, बनाना एंड सोफा राइड, ग्लास बॉटम बोट जैसे इत्यादि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमने यहाँ जेट स्की एंड स्नोकलिंग ऑप्ट किया। एलिफेंट बीच का पानी इतना क्लियर है कि यहाँ कोरल्स एंड फिशेस आप क्लियरली देख सकते हैं। स्नोकलिंग करते समय पहली बार इतना साफ पानी और इतनी करीबी से मरीन लाइफ देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था, शांत, रंगीन और इमोशनल भी। इस आइलैंड का असली थ्रिल और फन यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप आराम से 4 से 5 घंटे एलिफेंट बीच पर अपने स्पेंड कर सकते हैं और इसके बाद काला पत्थर बीच जा सकते हैं। काला पत्थर बीच पहुंचने का रास्ता भी एक एक्सपीरियंस है। एक तरफ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट और दूसरी तरफ ब्लू सी और एकदम स्मूथ रोड। यहाँ अक्सर लोग सनराइज देखने आते हैं। काला पत्थर बीच ये अपने पीसफुल वाइब्स, पिक्चर परफेक्ट फोटो, टर्कोइज वाटर और कोस्टलाइन पर पड़ी बड़ी बड़ी काली चट्टानों की वजह से फेमस है। ये बीच कमर्शलाइज्ड नहीं है और यहाँ पहुँचते ही एक अलग सी पीसफुल सी वाइब आपको मिलेगी। सिर्फ नेचर, हवा और समुद्र का ये नीला पानी। ये बीच पीस लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं। इस बीच पर आपको काफ़ी कम लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बीच लंबा और ओपन है, इसलिए भीड़ बिखरी रहती है और आपको प्राइवेसी मिलती है। काला पत्थर बीच स्वराज द्वीप का सबसे फोटोजेनिक बीच है और यहाँ क्लिक की गई फोटो ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करती है। आप इस बीच पर अपना आराम से 1 से 2 घंटा पीसफुली स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, बीच के कोस्टलाइन पर एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ कुछ ट्रैश दिखाई दिया, तो सोचा इतनी ब्यूटीफुल पैराडाइज को कुछ वापस दिया जाए। तो बस मैं लग पड़ा यहाँ का ट्रैश साफ करने। आशा करता हूँ आप सभी एक रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हैं जो अपना ट्रैश यहाँ वहाँ न फेंक कर उसे उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में ही डंप करते हैं। दोस्तों, नेचर को उसी तरह छोड़िए जैसे आप उसे देखने आए थे। मैंने यहाँ से ये ट्रैश कलेक्ट किया और उसको उसकी राइट प्लेस डस्टबिन में डंप किया। स्वराज द्वीप में मेरा 2 डेज का स्टे ई ट्रिप्टो के थ्रू सेंसेस हैवलॉक रिजॉर्ट में प्लान था। इस रिजॉर्ट का मेरा स्टे काफी स्मूथ और प्लेजेंट रहा। अंडमान में सनसेट 5 PM और सनराइज अराउंड 5 AM ही हो जाता है। तो डे 2 की अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के आप स्वराज द्वीप पर कयाकिंग करने जा सकते हैं।
जैसे ही आप कयाकिंग करके पैडल मारते हैं तो नीचे पानी के अंदर हल्की चमक उठती है। ये दरअसल बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटॉन्स हैं जो पानी को नीला बनाते हैं और इसे देखने के लिए आपको यहाँ इसीलिए अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज ही आना पड़ता है। कयाकिंग करके आप यहाँ पानी के अंदर के कोरल और रंग बिरंगी मछलियाँ देख सकते हैं। कायाकिंग के बाद अराउंड 9 AM हम निकल पड़े मोस्ट अवेटिंग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, जिसका नाम था स्कूबा डाइविंग। जब मैं पानी में उतरने के लिए रेडी था तो दिल धीरे धीरे तेज धड़क रहा था। एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी नर्वसनेस भी। पहले कुछ सेकंड हमें पानी के अंदर सांस लेना अननेचुरल सा लगता है, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हो आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। धीरे धीरे सारी आवाज़ें गायब हो जाती है, सिर्फ आपकी अपनी सांस की आवाज़ रहती है। नीचे पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे मुझे कोई नई लाइफ मिली हो। चारों तरफ कोरल्स अलग अलग शेप्स एंड कलर्स के, और फिर मछलियाँ छोटी बड़ी रंगीन और शांत। ये सभी मेरे पास से ऐसे गुजर रही थी मानो जैसे मेरा वेलकम कर रही हो और कह रही हो, ओह आ गए, स्वागत है आपका हमारी दुनिया में। ये सभी मछलियाँ आपके पास से ऐसे गुजरती हैं जैसे आप भी उनकी दुनिया का हिस्सा हो, और ये कुछ तो इतनी करीब आती है ऐसा लगता है वो अभी अभी आपका हाथ छूकर निकल गई हो। उस पल में मैंने पहली बार महसूस किया कि अंडर वाटर दुनिया डरावनी नहीं होती, वो बस अलग होती है और शायद हमसे कहीं ज़्यादा शांत और ज़्यादा सच्ची। जितना गहरा आप जाते हो उतना शोर गायब होता जाता है। स्ट्रेस, काम, डेडलाइन, प्रॉब्लम्स सब पानी में उतरते ही पीछे छूट जाती है। यहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपकी सांसें। हर इनहेलेशन आपको ग्राउंडेड करता है, हर एक्सहेलेशन आपको हल्का कर देता है। कोरल के पास अभी अभी एक ब्लू और ग्रीन बड़ी मछली निकल कर गई। उसकी चाल, उसका कॉन्फिडेंस सब देखकर लगा कि इस अंडर वाटर दुनिया की अपनी एक भाषा है जो बिना आवाज़ के भी सब कुछ कह देती है। मुझे ये पूरा ओशन मानो ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बाहों में पकड़कर धीरे धीरे गाइड कर रहा हो। कयाकिंग में पानी सुंदर था, स्नॉर्कलिंग एडवेंचरस लगा, लेकिन स्कूबा डाइविंग ये सबसे अलग था और दिल में एक ही थॉट चल रहा था, ये मेरे जीवन का सबसे पीसफुल एक्सपीरियंस है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। स्कूबा डाइविंग सिर्फ पानी के नीचे जाना नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहां आप पहली बार खुद को महसूस करते हो, जहां आपको एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे भी उतनी ही खूबसूरत है और हम सबको लाइफ में एक बार इसे ज़रूर देखना चाहिए। स्कूबा डाइविंग करने के बाद डे 2 की आफ्टरनून में आप राधानगर बीच जा सकते हैं, जिसकी गिनती एशिया के टॉप 5 बीचेस में होती है। बीच एंट्री काफी ग्रीन और ब्यूटीफुल है जो आपका मन मोह लेगी। बीच पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। यहाँ की रेत स्मूथ है, पानी टर्कोइस ब्लू। आप इस बीच पर सेफ जोन में रह के स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये बीच इतना पीसफुल है कि यहाँ की शांति आपके अंदर उतरती है। इस बीच पर अक्सर लोग सनसेट एक्सप्लोर करने आते हैं। हमने यहाँ सुकून से अपना 2 घंटे स्पेंड किया और राधानगर बीच से डेंस फॉरेस्ट से होके निकल पड़े नील्स को एक्सप्लोर करने। नील्स को का रास्ता राधानगर बीच के डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। बेटर है आप अपने साथ एक लोकल गाइड ले लें। ये ट्रैक 15 से 20 मिनट का रहता है, जहां आपको बड़े बड़े ट्रॉपिकल ट्रीज से होकर गुजरना पड़ता है। नील्स को एक प्राइवेट पैराडाइज है जहां बहुत कम लोग ही इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है कि आप किसी सीक्रेट वर्ल्ड में आ गए हो। नील्स को भीड़ से दूर है, शांत
और नेचर यहाँ अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है। यहाँ का पानी एक लगून जैसा शेप बनाता है, काम, क्लियर और टर्कोइज। लहरें ज़्यादा तेज नहीं होती। यहाँ खड़े होकर आपको पानी के नीचे तक क्लैरिटी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, तो ये सब आपको अनटच्ड जैसा लगेगा। राधानगर बीच थोड़ा बिजी हो सकता है, लेकिन नील्स कोव में आपको वो रेयर साइलेंस मिलता है जिसे सुनकर मन खुद शांत हो जाता है। और हमने डिसाइड किया कि हम सनसेट नील्स कोव से ही देखेंगे। यहाँ का सनसेट काफ़ी गोल्डन था, चारों तरफ सिर्फ गोल्डन रेज दिखाई दे रही थी। ये डूबता हुआ सूरज भी काफ़ी अजीब है, चुपचाप चला जाता है, पर अपने पीछे आसमान में कई सारे रंग छोड़ जाता है। डे 3 पर आप फेरी पकड़कर 1.5 घंटे में शहीद द्वीप यानी नील आइलैंड जा सकते हैं। फेरी में आप अपर डेक पर पार्टी एंड म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। यूजुअली ग्रीन ओशन फेरी में आपको ओपन अपर डेक देखने को मिलेगा, जिसमें डीजे स्टाइल म्यूजिक चलता है, जहां पैसेंजर फ्रीली डांस एंड म्यूजिक एंजॉय करते हैं। शहीद द्वीप पहुंचकर हमने सैंडी रिच रिजॉर्ट में चेक इन किया। ये रिजॉर्ट काफी ब्यूटीफुल था और हमारा स्टे काफी कंफर्टेबल रहा। शहीद द्वीप एक दिन में आराम से घूमा जा सकता है। इस आइलैंड का नाम पहले ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील के नाम पर रखा गया था। यूजुअली ब्रिटिशर्स ने अंडमान के कई आइलैंड्स को अपने मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम पर रखा था और नील आइलैंड भी उन्हीं में से एक है। इस आइलैंड पर आप भरतपुर, लक्ष्मणपुर, सीतापुर और रामपुर बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डे 3 पर 10 बजे शहीद द्वीप पर कदम रखते ही जो पहला रंग आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो भरतपुर का नीला रंग होता है। भरतपुर बीच इस आइलैंड का सबसे लाइवली, कलरफुल और मोस्ट हैपनिंग बीच है। इस बीच का पानी शैलो और क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ आप स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इस बीच का हर शॉट परफेक्ट ट्रैवल पोस्टकार्ड जैसा आता है। बीच के पास आपको खाने पीने के लिए वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इस बीच पर हमने ग्लास बॉटम बोट एक्सपीरियंस करी। इसमें ये आपको बोट में ले जाते हैं और बोट के अंदर ग्लास लगा रहता है, जिससे आप बिना पानी में उतरे ओशन के कोरल्स और फिशेस देख सकते हैं। इसका टिकट 800 to 1000 रुपीस पर पर्सन रहता है। भरतपुर बीच पर आप अपना आराम से 1 से 2 घंटा स्पेंड करके लक्ष्मणपुर बीच 2 जा सकते हो। शहीद द्वीप पर 2 लक्ष्मणपुर बीच है। पहला बीच अपने सनसेट के लिए फेमस है, दूसरा अपने नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के लिए। लक्ष्मणपुर 2 बीच पहुंचकर आपको यहाँ कई सारे गाइड मिलेंगे जो आपको नॉमिनल चार्ज लेके इस बीच के बारे में जानकारी देंगे। ये कोई नॉर्मल बीच नहीं है, ये वो जगह है जहाँ समुद्र ने पत्थरों को तराशकर एक मास्टरपीस बनाया है। इस बीच पर सैंड के बदले ये नेचुरल स्टोन्स आपको दिखाई देंगे। इस बीच की सबसे बड़ी पहचान है ये नेचुरल कोरल ब्रिज। ये कोई इंसानों की बनाई हुई स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये सालों साल समुद्री लहरों के इरोजन से बनी है, जो इस बीच का एक फेमस अट्रैक्शन है, जहां टूरिस्ट अपनी एक पिक इस ब्रिज के साथ क्लिक करना पसंद करते हैं। इस बीच पर आप सिर्फ लो टाइड के दौरान आ सकते हैं। हाई टाइड के दौरान ये पूरा बीच पानी में डूबा रहता है। आपको यहाँ इन चट्टानों में छोटे छोटे टाइडल पूल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें आप डिफरेंट सी क्रिएचर और कोरल्स देख सकते हैं। ये सब एक्सप्लोर करके मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये ओशन हमारे लिए एक सीक्रेट वर्ल्ड खोल रहा हो। कुछ दूर जाते ही हमें एक छोटे से पूल में कई सारी रंग बिरंगी मछलियों का झुंड मिला। अक्सर हम घरों में एक्वेरियम देखते हैं, लेकिन
जैसे ही मैंने कैमरा पानी में डाला तो ये एक्सपीरियंस नेचुरल एक्वेरियम वाला था। इस छोटे से पॉन्ड में तैरती रंग बिरंगी मछलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुशियाँ पानी में घोल दी हो। मैं बस उन्हें देखता रहा और वो बिना डरे अपनी छोटी सी दुनिया में रंग बिखेरती रही। इतने छोटे से पानी में भी कोई इतना खूबसूरत जीवन जी सकता है, ये मुझे इन मछलियों से सीखने को मिला। लक्ष्मणपुर बीच कोई ऑर्डिनरी बीच नहीं, यहाँ लहरें नहीं पत्थर कहानी सुनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ समुद्र ने कई स्कल्पचर बना दिए हैं और शहीद द्वीप को अपनी सबसे अनोखी पहचान दी है। आप इस बीच को 1 घंटे में एक्सप्लोर करके सीतापुर बीच जा सकते हैं। सीतापुर बीच, ये बीच शहीद द्वीप का मेन सनराइज पॉइंट है। आपको यहाँ आफ्टरनून में कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इस बीच पर लोग मोस्टली सनराइज देखने आते हैं, जहाँ मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये छोटा सा बीच है जहां आप अपनी दिन की शुरुआत इस बीच से कर सकते हैं। सीतापुर बीच के बाद आप रामनगर बीच जा सकते हैं। यहाँ भी आपको ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। ये काफ़ी अंडररेटेड, रॉ और पीसफुल बीच है। ना टूरिस्ट की भीड़, बस समुद्र, पेड़, हवा और आप। समुद्र से लगकर आपको यहाँ कई नारियल के पेड़ दिखेंगे। अगर आपको एकदम पीसफुल वाइब चाहिए तो ये एक मस्ट विजिट है, जहां आप 1 घंटा स्पेंड करके इवनिंग में लक्ष्मणपुर बीच जा सकते हो। ये बीच सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है और आपको सनसेट के दौरान यहाँ काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का सनसेट सिर्फ दिखता नहीं, बस महसूस होता है। बीच से लगकर आपको ये ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देंगे जो इस बीच को और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं। इवनिंग में 4:30 के बाद रोशनी धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है। आसमान गोल्डन, सूरज जैसे जैसे नीचे जाता है, समुद्र का नीला पानी लिक्विड गोल्ड बन जाता है। यहाँ का सनसेट बहुत पीसफुल था। इन गोल्डन रंगों के बीच एक अलग ही शांति मिली। हमने हमारे 2 घंटे इस बीच पर पीसफुली स्पेंड करे। शहीद द्वीप हार्डली 5 किलोमीटर लंबा है। छोटा द्वीप होने के कारण इसे आप 1 दिन में ही एक्सप्लोर कर सकते हैं और डे 4 पर अर्ली मॉर्निंग फेरी पकड़कर आप श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर वापस आ सकते हैं। डे 4 पर हम निकल पड़े रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड को एक्सप्लोर करने। यहाँ जाने के लिए आपको छोटी बोट से 15 से 20 मिनट बोटिंग करके जाना होता है, जो आपको पोर्ट ब्लेयर से मिल जाती है। इस आइलैंड को ब्रिटिश एरा में कैपिटल ऑफ अंडमान कहा जाता था। रोज आइलैंड, इसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहाँ से पूरा अंडमान और निकोबार कंट्रोल होता था। एंट्री करते ही यहाँ आपको एक जापानीज बंकर दिखाई देगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 से तो 1945 में जापानी सेना ने अंडमान पर कब्जा किया था। ये बंकर एनिमीज से बचाव और मिलिट्री सर्विलेंस के लिए बनाया गया था। और यहाँ से आगे जाते ही आपको कई सारे डियर्स देखने को मिलेंगे। ये यहाँ फ्रीली घूमते हैं और इस आइलैंड का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये अक्सर टूरिस्ट के पास आते हैं और कई टूरिस्ट इन्हें फीड भी करते हैं। यहाँ आपको ऐसे 500 से भी ज़्यादा डियर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एक लेडी है जिनका नाम अनुराधा है। उन्होंने इन्हें ट्रेन किया है, जिससे ये सभी काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अनुराधा जी ने अपनी लाइफ के लास्ट 25 ईयर्स यहाँ के डियर्स, पिकॉक, बर्ड्स के लिए स्पेंड करे हैं। ये उनकी देखरेख, पालन पोषण भी करती है। अनुराधा राव को डियर लेडी, डियर वुमन, डियर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं जब यहाँ आया तो उनसे नहीं मिल पाया, लेकिन आप अपनी ट्रिप में ज़रूर उनसे मिलना। और यहाँ थोड़ी आगे जाते ही आपको ब्रिटिश एरा के दौरान बनाए हुए स्टीम इंजन, स्विमिंग पूल, बेकरी और इत्यादि स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे।
यहाँ ये चर्च भी है। ये चर्च ब्रिटिश फैमिलीज एंड सोल्जर्स के लिए बना था ताकि वे यहाँ अपनी प्रेयर्स कर सके। आज यहाँ कोई प्रेयर्स नहीं गूंजती, बस हवा धीरे धीरे दीवारों से होकर गुजरती है। रॉस आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है और इसके सबसे एंड में एक ओल्ड लाइट हाउस है और यहाँ जाते समय रास्तों की ब्यूटी आपका दिल जीत लेगी। ये लाइट हाउस ब्रिटिश शिप्स को सेफली गाइड करने के लिए बनाया गया था। आप यहाँ इस आइलैंड पर मॉर्निंग 9 to 1 PM अपने 4 आवर्स आराम से स्पेंड कर सकते हैं और रॉस आइलैंड से नॉर्थ बे आइलैंड जा सकते हैं जो 15 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों, अगर आपने 20 रुपए की नोट देखी है तो जो उस नोट में व्यू है वो इसी नॉर्थ बे आइलैंड का है। इस आइलैंड को लोग कोरल आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ अंडमान की सबसे इजीली एसेसिबल कोरल रीफ मिलती है। ये आइलैंड भी काफ़ी छोटा सा है, लेकिन यहाँ आपको कई सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। खाने पीने के लिए यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इस आइलैंड का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का नॉर्थ बे लाइट हाउस। ये लाइट हाउस ब्रिटिश एरा का है जो यहाँ के नेविगेशन का बैकबोन था। टिकट 20 रुपीज़ है। ऊपर पहुँचकर डेक से आप पूरे ओशन का व्यू देख सकते हैं। मेरे विजिट के दौरान यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी। आप नॉर्थ बे आइलैंड पे अपने आराम से 1 से 2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। डे 5 पर हम एक्सप्लोर करेंगे पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी घूमने के कई सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं। तो दिन की शुरुआत आप सेलुलर जेल से कर सकते हैं, जिसे काला पानी जेल भी कहते हैं। काला पानी जेल एक म्यूजियम है और टूरिस्ट इसे विजिट करते हैं ताकि ये महसूस कर सके कि जिस आज़ादी से हम सांस लेते हैं वो कितने दर्द से बनी है। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये अंग्रेजों की सबसे क्रूर सजा का नाम था काला पानी। ब्रिटिशर्स उस समय फ्रीडम फाइटर्स को भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स में भेजती थी ताकि वे अपनों से टूट जाए, उनकी आवाज मेन लैंड तक ना पहुंचे। यहाँ कैदियों को फांसी दी जाती थी और उसके बाद उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता था। फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ सिर्फ कैद नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें तोड़ा जाता था, शरीर से नहीं मन से। कैदियों से कई यातनादायक वाले काम करवाए जाते थे। इस जेल को सबसे क्रूलेस्ट जेल माना जाता था। जेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, जहां फ्रीडम फाइटर्स को छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था। यहाँ ऐसे 693 सेल्स हैं। यहाँ आपको महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर का भी जेल का कमरा देखने को मिलेगा, जिन्होंने यही वो ऐतिहासिक पिटीशन लिखी थी जिनसे ब्रिटिशर्स भी घबरा गए थे। आपको पूरा जेल एक्सप्लोर करने में 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। यहाँ नाइट में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जहाँ आप फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री लाइट एंड साउंड के थ्रू महसूस कर सकते हैं, जिसकी टिकट्स आपको एडवांस में बुक करनी होती है। काला पानी जेल से 3 चीजें समझ आई। फ्रीडम फ्री नहीं होता, सेक्रीफाइस इतिहास नहीं नींव होता है, और देश सिर्फ जमीन नहीं एक भावना है। काला पानी जेल के बाद आप चिड़िया टापू जा सकते हैं, जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चिड़िया टापू का मतलब है बर्ड्स आइलैंड। आपको यहाँ कई सारे लोकल एंड माइग्रेटेड बर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ 1 से 2 घंटा नेचर वॉक भी कर सकते हैं और यही आपको बाकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एनक्लोज्ड एरिया में देखने को मिलते हैं। इसी पार्क में सेंचुरीज ओल्ड कई लंबे ट्रीज भी हैं। इन पेड़ों की बनावट नीचे से ये काफ़ी वाइड रहते हैं और इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। ये लोकेशन बर्ड्स फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। हमने यहाँ पीसफुली ग्रीन नेचर में अपने 2 आवर्स स्पेंड किए और चिड़िया टापू से 5 मिनट के डिस्टेंस पर टूरिस्ट चिड़िया टापू बीच का सनसेट देखना पसंद करते हैं।
ये बीच उनके लिए बेस्ट है जो शोर से थक चुके हो, जो रील से ज़्यादा रियल मोमेंट्स ढूंढते हो, जो फ़ोन जेब में रखकर कुछ देर खुद को सुनना चाहते हो। यहाँ नो वाटर स्पोर्ट्स, नो पार्टी क्राउड, नो लाउड म्यूजिक, बस आप, समुंदर, खूबसूरत पहाड़ और ये ढलता हुआ सूरज। डे 6 पर आप रेड स्किन आइलैंड एंड वेंडोर बीच को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें। वेंडोर बीच पोर्ट ब्लेयर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वेंडोर बीच की सबसे खास बात है इसका मैनग्रोव लाइन्ड कोस्ट लाइन। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और सामने शांत नीला पानी। ये बीच फैमिलीज, सीनियर सिटीजन्स और कपल्स के लिए बेस्ट है। मानो या ना मानो, अंडमान के सभी बीच गोवा के कंपैरिजन में काफ़ी पीसफुल, क्लीन और टर्कोइस ब्लू है। क्राउड कम और वाइब्स एकदम रिलैक्स्ड। हमने यहाँ 1 घंटा स्पेंड किया और निकल पड़े रेड स्किन आइलैंड की तरफ। यहाँ जाने के लिए वेंडर बीच से 3 किलोमीटर दूर महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क से आपको शेयरिंग बोट लेके जाना होता है, जहाँ पहुँचने में आपको 45 मिनट्स लग जाएंगे। रेड स्किन आइलैंड आज भी नेचर का प्रोटेक्टेड, क्लियर और अनटच्ड हिस्सा है, जहाँ काफ़ी कम लोग इसे एक्सप्लोर करने आते हैं। ये आइलैंड भी काफ़ी छोटा है। यहाँ की सैंड पाउडर सॉफ्ट वाइट है, वाटर शैलो और इलेक्ट्रिक ब्लू। आइलैंड पर छोटी छोटी हट्स है और बैठने के लिए वुडन सीट्स। यहाँ आप 5 मिनट का ट्रैक करके एक वुडन लाइट हाउस पर जाकर ओशन का ब्यूटीफुल सा व्यू देख सकते हैं। हमने हमारे यहाँ 2 घंटे स्पेंड किए। अगर आपके पास और टाइम है तो आप यहाँ जॉली बॉय आइलैंड और नेक्स्ट डे बाटांग आइलैंड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो काफ़ी यूनिक है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये अंडमान की ट्रैवल गाइड काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आप भी अंडमान का एक ऑथेंटिक ट्रैवल पैकेज देख रहे हैं तो आप ई ट्रिप्टो को ज़रूर ऑप्ट करें। अगर आपको अंडमान रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराइए, घूमिए और ज़िंदगी को खुलकर महसूस करिए।